आज इस ऐतिहासिक पल के आयोजन के सम्मानित सभापति जी, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ईश्वर चंद्र जी, इस समारोह के सम्मानित मुख्य अतिथि वामसेन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शेषराज सिंह पवार साहब, हमारी बीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय केवल सिंह हीर साहब, हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बीडीपी माननीय अशोक अग्रवाल साहब, राष्ट्रीय सचिव बीडीपी माननीय मेवालाल जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश बीडीपी के अध्यक्ष माननीय जितेंद्र बौद्ध जी, इस कार्यक्रम में समाज में काम करने वाले हमारे समर्पित एक्टिविस्ट का हौसला अफजाई करते हुए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आए हुए सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, हमारे समाज के प्रबुद्ध भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज मुझे इस उद्घाटन सत्र पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए बात दुखद है लेकिन बहुत हर्ष हो रहा है। दुखद इसलिए है कि हमको एक इंसान की हैसियत को लूट करके एक बद इंसानी हालत देने के षड्यंत्र को जो इस देश के गैर बराबरी के पोषक लोग हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे सभी साथी जो मंच पर मौजूद हैं, जो मंच के नीचे बैठे हुए हैं, जो इस आयोजन में नहीं पहुंच पाए हैं, वो फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सब का हम स्वागत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि उनका योगदान इस षड्यंत्रकारी जो मानवता को छीनने वाले लोग, उनको जवाब देने के लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोगों ने जो हौसला हमको दिया, जो साथ दिया, जो हमारे योजना में, हमारी प्लानिंग में, हमारी विचारधारा में फुल अम्बेडकरी विचारधारा को फॉलो किया, हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथियों, एक समय था बहुत सारे लोग हमारे इन बच्चों को छोड़ करके इसलिए कि उस समय ये इतने अंडरस्टैंडिंग वाले नहीं थे। कुछ बच्चे उस समय हो सकता है तो पैदा भी न हुए हो, जो यहाँ मौजूद हमको दिखाई दे रहे हैं। ये 5 अप्रैल 2011 का दिन था। दिल्ली के एक मैदान में षड्यंत्रकारियों का एक स्पॉन्सर्ड नुमाइंदा ये कह करके कि अभी देश में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, अभी इसको खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में भी बैठे हुए लोग ये सब चोर हैं। अभी तक पार्लियामेंट को किसी ने ऐसा बोला नहीं था, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग वो
पूरी पार्लियामेंट को चोर और भ्रष्टाचारी बता रहे थे। व्यक्ति विशेष किसी भी संस्था में भ्रष्टाचारी चोर हो सकता है, लेकिन पूरा इंस्टीट्यूशन भ्रष्टाचारी हो ऐसा कहने का मादा न तो संविधान देता है न आवाम का अधिकार देता है। इसलिए उस समय ऐसा बोला और पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से जामनगर के बीच में सन्नाटा छा गया। लोग कहने लगे कि अभी ये भ्रष्टाचार खत्म करने का कोई बहुत कारगर तरीका निकल रहा है। और सबसे ज्यादा वे लोग चिंतित हो गए कि अभी इनका हम कैसे मुकाबला करें। जो हमारे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में बैठे थे वो डरने से लगे तो उसने फोकस किया पार्लियामेंट को कि अभी इस पार्लियामेंट में अनैतिक भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए अभी पार्लियामेंट को भी एक कंट्रोल में काम करने की जरूरत है। उनको इंडिपेंडेंट काम करने के अधिकार से वंचित किया जाना चाहिए। अभी पार्लियामेंट के ऊपर, क्योंकि संविधान बताता है कि निर्णय लेने की पावर संसद को है। वो लोग संसद के ऊपर अपना एक हाउस इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जिसको वो लोकपाल कह रहे थे कि लोकपाल आएगा तो फिर इनके भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। लेकिन उन्होंने यदि लोकपाल ही भ्रष्ट हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी डिवाइस है, कौन सी युक्ति है, इसके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं था। अर्थात वो जो इस देश को करने के गए बराबरी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, लोगों की आत्मनिर्भरता, नागरिकता का अधिकार और उनका जो इस देश के निर्माण में राजकुमारी जाहिर करने का एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए वो लोग ऐसा षड्यंत्र बना करके पार्लियामेंट के ऊपर उस लोकपाल को रखना चाहते थे। तो ये 5 अप्रैल जिस महीने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो इस देश में लोकतंत्र के जन्मदाता हैं और उस लोकतंत्र को संजीवनी देने वाले, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने वाले, भारतीय संविधान का रचना करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जन्म जयंती 14 अप्रैल को होती है हर साल। तो उस समय 5 अप्रैल को ऐसा इन लोगों ने षड्यंत्र किया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था साथियों। तो फिर अभी इसके सामने हम लोग जो ये काम करने वाले फुले अम्बेडकरी विचारधारा पर जिनका योगदान पिछले लंबे समय से 30, 35, 40 साल का अनुभव जिनके पास में काम करने का, हम विभिन्न शहरों में भारत के बैठे हुए चर्चा करने लगे टेलीफोन पर, मोबाइल पर कि भाई अभी ये कैसा ये विधि निकाला है, कौन सा डिवाइस निकाला है, कौन सी मेडिसिन तैयार किया है कि अगर लोगों को खिला दिया जाए तो भ्रष्टाचार की भावना इनके अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार एक सोशल इविल है, भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है और किसी भी सामाजिक बुराई का बहिष्कार करना, उसको खत्म करना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए। जिस प्रकार से इस देश में लिटरेसी जीरो थी, कोई पढ़ने का अधिकार ही किसी को नहीं था ब्राह्मण को छोड़ करके, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से सबको पढ़ने का अधिकार दिया। इसके पहले महामना ज्योतिराव फूले ने वो पढ़ने का अधिकार 1848 में इस देश में पूना से शुरू किया, तो बहुत बाबेला पैदा हुआ। तो फिर लोगों के अंदर लिटरेसी, साक्षरता का ज्ञान पैदा करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था किया। तो फिर उस व्यवस्था के माध्यम से एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई में साक्षर करने के लिए
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था दिया, उसके माध्यम से सरकारों का निर्देश हुआ संविधान के माध्यम से कभी इस देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100% तक लिटरेसी प्रमोट करने के लिए योजना बनानी चाहिए। योजना बनाए और उसके माध्यम से अभी 60-65% तक लिटरेसी बढ़ी। और वो योजना के अंतर्गत किसी दवा के माध्यम से नहीं, किसी मंत्र के माध्यम से नहीं, किसी इस तरीके का अभियान नहीं कि भ्रष्टाचार हम फूंक मार के खत्म कर देंगे। तो साथियों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इस देश का, तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में एक प्रयास इनका और पहले हुआ। इन्होंने संविधान समीक्षा समिति गठित किया, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा तकलीफ इसलिए होती है कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इक्वलिटी लाने का बाध्यता पैदा किया कि बराबरी आनी चाहिए। संवैधानिक माध्यम से सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। और ये चाहते हैं कि चतुर्मुखी व्यवस्था जो वर्टिकल खड़ी हुई है, ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, वो बनी रहनी चाहिए। संविधान कहता है इस वर्टिकल व्यवस्था को धराशायी करके हॉरिजॉन्टल व्यवस्था होनी चाहिए, बराबरी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो साथियों, जब वर्टिकल कोई इमारत है, चाहे विचारों की हो, चाहे वो फिजिकल मैटर का हो, वो जब गिरती है तो फिर सबसे ज्यादा चोट किसको लगती है? जो सबसे ऊपर उसमें होता है उसको ज्यादा चोट लगती है। अगर इमारत गिरती है 4 मंजिला, तो सबसे ज्यादा चोट जो चौथे मंजिल पर चढ़ करके बैठा हुआ सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा चोट उसको लगती है। और सबसे ज्यादा लिबरेट कौन होता है, आजाद कौन होता है? जो सबसे नीचे है, जो दबा हुआ है, सबसे नीचे बैठा हुआ है, उसको आजादी मिलती है। तो वो इस चतुर्वर्णी व्यवस्था को फिर तोड़ने के लिए प्रयास किसको करना चाहिए, ये चिंतन का विषय है साथियों। तो वो चिंतन के विषय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों को बराबरी का अधिकार दिया। तो प्रयास जो सबसे ज्यादा लिबरेट हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, इस चतुर्वर्णी मंजिल जो गैर बराबरी पर आधारित है, इसको ध्वस्त करने के लिए इनिशिएटिव शुरुआत नीचे वाले को करना चाहिए। लेकिन नीचे वाले को सिर्फ इतना अज्ञान है, इसी अज्ञान की वजह से इतने दिन से ऐसे महापुरुष के लीडरशिप में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महापुरुष की लीडरशिप में संविधान मिला हमको, और उनका हमें जो एफर्ट हमको मिला, हमको जागृत करने का, कि अभी आप इसको चतुर्वर्णीय जो व्यवस्था है गैर बराबरी पर, इसको तोड़ करके बराबरी हॉरिजॉन्टल व्यवस्था ले आइए। तो फिर इतना अज्ञान इसके अंदर है कि भाई अगर ये चतुर्वर्णीय व्यवस्था जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, अगर ये ठीक नहीं है, तो नीचे वाले केवल इतनी गलती कर रहे हैं, ये मान करके बैठे हैं कि ऊपर वाला अपने ज्ञान के बल पर सबसे ऊपर बैठा हुआ है। यदि ये व्यवस्था चतुर्वर्णीय जो ऊर्ध्वाधर गैर बराबरी पर आधारित है, ये खराब है, तो इसको ऊपर वाले को शुरू करना चाहिए कि उसके पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान नहीं, उसके पास में अज्ञान है, पाखंड है, षड्यंत्र है, इसलिए ऊपर बैठा हुआ है। तो विवेक और ज्ञान के ऊपर नहीं बैठा हुआ है, वो हमारे अज्ञान के ऊपर बैठा हुआ है। हम बहुजन समाज के लोग जो समदुखी हैं, जिनकी आबादी 85% से ज्यादा है, उनके अंदर यही एक अज्ञान है कि उन्होंने इसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मान लिया है। यही हमारा ज्ञान है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो गैर बराबरी पर आधारित है, वो उनके ज्ञान पर नहीं, बहुजन समाज के अज्ञान पर टिकी हुई है। इसलिए उस अज्ञान को दूर करने के लिए साथियों, अभी वो मान बैठा है, तो उसको शुरुआत करनी चाहिए। अगर ये 4 मंजिला गैर बराबर पर बनी हुई विचारों की जो आधारशिला है, तो तोड़ना चाहिए, तो फिर उसको शुरू करना चाहिए। जो ऊपर बैठा है, ज्यादा होशियार है, यही गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला ये जानता है कि अगर ये गैर बराबरी का 4 मंजिला इमारत है,
अगर ढह जाती है तो सबसे ज्यादा चोट अपने को लगेगी। इसलिए वो इस इमारत को गैर बराबरी पर आधारित करके उसको 365 दिन एक साल में होता है, 366 कर्मकांड त्योहार के रूप में बना रखा है। लोग इसको व्हाइट वॉश करते रहते हैं। 365 दिन में 366 त्योहार गैर बराबरी को मजबूत करने के लिए सेलिब्रेट करते रहते हैं। हमारे समाज के लोग उस सेलिब्रेशन में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारा भाग्य इसी में उदय हो जाए। लेकिन वो सेलिब्रेशन से भाग्य उदय होता तो इसके पहले भी भाग्य उदय हो सकता था साथियों। भाग्य हमारे क्रियाकलापों से जो हमको हासिल होता है उसी को वही तकदीर बनती है। लोगों की तकदीर एब्सोल्यूटली अपने में कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ धोखा है। इसलिए हम जो काम करते हैं वो हमारा भविष्य बनता है, उसी को हमारे अज्ञानी लोग तकदीर कहते हैं। तकदीर नाम की कोई चीज नहीं होती है हमारी आइडियोलॉजी में। इसलिए साथियों अभी उनको जागृत करने के लिए अभी ऐसा अभियान उन्होंने छेड़ा जब ये संविधान में जो व्यवस्था दी गई है जिससे बहुजन समाज के लोग जो क्रमिक गैर बराबरी के शिकार हैं तो क्रमिक गैर बराबरी को नष्ट कर दें, बाबा साहब ने संविधान बना करके दिया। तो वो लोग उस संविधान को बदलने के लिए जो बराबरी का भाव है उसको खत्म करके गैर बराबरी का समावेश यानी मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में उन्होंने एक संविधान समीक्षा समिति बनाई। हमने उसके ऊपर पूरे देश में 1000 संगोष्ठियां किया और दिल्ली में हमने 300 संगोष्ठी किया और हमारा जुलूस अंबेडकर भवन से लेकर के पार्लियामेंट तक 4 किलोमीटर लंबा हमारा जुलूस जब उधर से चला और पुलिस बल के लोग उसको रोकने का भी प्रयास किए तो साथियों उसको हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो माने नहीं। हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां उसमें सभी शामिल थी। तो वो लोग काफी इसके ऊपर विरोध किया और गए। उन्होंने इसको इतना ज्यादा उनको दोषी ठहराया कि वो सरकार डरने लगी। और जो समय उस संविधान समीक्षा का चेयरमैन था जस्टिस वेंकट चलैया को निर्देश हुआ कि अभी इमीडिएटली इस संविधान समीक्षा का डिस्पोजल होना चाहिए, नहीं तो ये लोग काफी सजग हो गए हैं, काफी संगठित हो गए हैं, अब इसका कोई बुरा परिणाम आ सकता है। तो फिर उन्होंने वेंकट चलैया को सलाह दिया कि भाई जल्दी से अपनी रिपोर्ट दे दो और कोई कंट्रेरी, कोई विरोधी बयान इसमें नहीं आना चाहिए। वेंकट चलैया ने आनंद में ये रिपोर्ट दिया भारत के राष्ट्रपति को। उसने लिखा कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल राइट, इट हैज नथिंग टू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट, एनी चेंज। भारत का संविधान दुरुस्त है, इसमें किसी परिमार्जन या परिवर्तन की जरूरत नहीं है। उसने रिपोर्ट दे दिया, वो ठंडे बस्ते में चला गया। उनको लगा कि भाई अभी भारत के संविधान से बहुजन समाज के लोग ये भले ना जानते हो कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और जानते भी नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में संविधान कम मिलता है, रामचरितमानस ज्यादा मिलता है जिसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र पशुमारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये इनके घरों में व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जिसमें समता, समानता, संवैधानिक अधिकार, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये सब मिलता है, उस किताब का नाम है भारतीय संविधान, वो हमारे घरों में कम मिलता है। तो वो लोग जानते हैं कि संविधान से बहुजन समाज के लोगों में बहुत बड़ी लगाव है, बहुत संवेदना है। इसलिए संविधान शब्द आना ही नहीं चाहिए। कोई ऐसा षड्यंत्रकारी वर्ड चुनना चाहिए, शब्द चुनना चाहिए कि इनको पता ही न लगे
कि संविधान कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तब उन्होंने काफी इसके ऊपर चिंतन मनन किया। तो उन्होंने 2010 में एक ड्राफ्ट तैयार किया दिसंबर में। वो कहा कि अभी भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है, इनको ज्ञान हो रहा है 2010 में भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1946 में लिखते हैं कि देश में बहुत बड़े पैमाने पर गैर बराबरी और भ्रष्टाचार फैल गया है। बाबा साहब ने 1946 में इसको कह दिया, जब वो इनहिलेशन ऑफ कास्ट लिख रहे थे तभी उन्होंने कह दिया। अभी इनको पता लग रहा है 2010 में कि भ्रष्टाचार। क्यों पता लग रहा है? इसलिए पता लग रहा है कि अभी संविधान शब्द को विलोपित करके, उसको ढक करके अभी काम वही होना है कि संविधान को खत्म करना है, लेकिन संविधान शब्द नहीं इस्तेमाल करना है। तो भ्रष्टाचार नाम का एक शब्द लाए जिससे हर व्यक्ति, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उससे प्रभावित है भ्रष्टाचार से। तो फिर उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने का, भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक फार्मूला निकाला और वो उधर बैठ गए। हम सारे साथी, जो हमारे सीनियर साथी लंबे समय से जो इस विचारधारा पर, फुल एम्बेड के विचारधारा पर काम करते आए हैं, वो लोग जगह जगह बैठे हुए एक दूसरे से काउंसिलिंग, कंसल्टेशन शुरू कर दिया कि भाई ये भ्रष्टाचार खत्म करने का कौन सा नायाब तरीका है। तो हमने उसको, हमारी लीडरशिप ने इसके ऊपर चिंतन किया, मोबाइल के ऊपर, और कहा 5 तारीख को बैठे उधर धरने पर, 6 तारीख को हमारी लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया। टेलीफोनिक टॉक पर फिजिकल मीटिंग भी नहीं कर पाए, ये निर्णय पर पहुंच गए कि आरएसएस का षड्यंत्र है, ये आरएसएस इसको कर रही है, तो उसका प्रोग्राम है, ये आम लोगों का प्रोग्राम, जनता का प्रोग्राम नहीं है, ये आरएसएस के लोगों का प्रोग्राम है। क्योंकि आरएसएस ही इस देश में सुप्रीमेसी सिस्टम लाना चाहती है और संविधान उस सुप्रीमेसी को खत्म करने का एक बहुत मजबूत व्यवस्था है जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इसलिए वो लोग इसके ऊपर ये चिंतन करने लगे कि अभी हमको इस भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करके अभी काम वही करना है। हमारे लीडरशिप ने उस ड्राफ्ट को जनवरी में, जब वो अप्रैल में जो बैठा, तो उसको डाउनलोड किया और उसको पता लगा कि भाई वो ड्राफ्ट क्या है। तो उस ड्राफ्ट इतना खतरनाक था, उसके ऊपर हमने हमारे साथी जो टॉप इधर बैठे हैं, कुछ अभी नहीं आए हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सारे साथी उधर दिल्ली में इकट्ठा हुए। हमने 13 तारीख को दिल्ली में, क्योंकि हम 6 को डिक्लेयर कर दिए और 9 तारीख को उस समय के रूलिंग पार्टी कांग्रेस थी, उसकी यूपीए पर्सन, यूपीए संगठन उनका बना रूलिंग पार्टी का। तो यूपीए के चेयरपर्सन मिसेस सोनिया गांधी ने ये समझा, इतना डरवा दिया आरएसएस के लोगों ने, कभी तुम्हारी सरकार धराशायी हो जाएगी, जा करके अन्ना हजारे के पैरों में पड़ जाओ, नहीं तो सरकार गिरा देगा। जैसे जयप्रकाश नारायण ने एक बार कांग्रेस की सरकार गिरा दिया था, वो भय इनके अंदर पैदा कर दिया। सोनिया गांधी ने कहा कहीं वो टाइम तो नहीं आ गया है। तो फिर उन्होंने उसको आनंद फानन में वो गई 9 तारीख को उधर, जहां वो धरना प्रदर्शन कर रहा था, अन्ना हजारे नाम का एक आरएसएस का स्पॉन्सर्ड पर्सन, उसके पैरों में गिर पड़ी और उसने कहा कि आप जो चाहिए हम आपको वो करेंगे। मैं रूलिंग पार्टी का, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है, मैं उसका चेयरपर्सन हूं, आप जो चाहते हैं अभी हम इसको पास करेंगे पार्लियामेंट में। तो फिर अंधे को क्या चाहिए? 2 नैन। अन्ना हजारे को क्या चाहिए? यही तो चाहिए था कि लोकपाल या जन लोकपाल इसको हम पास करा लें। तो जब उधर तो उसने आश्वासन दे दिया, 9 तारीख को उनके अंदर एक पैक्ट हुआ कि भाई अभी इसमें से 5 सरकार के लोग और 5 सिविल सोसाइटी के लोग इधर बैठ करके उसके ऊपर मनन करें कैसा होना चाहिए। तो साथियों, जो 5 उधर सरकार की तरफ से थे, वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे, लोकसभा के सदस्य थे, पार्लियामेंट के सदस्य थे, वो शामिल हुए। लेकिन उनके तरफ से जो 5 लोग शामिल हुए, वो किसी हाउस के सदस्य नहीं थे। और संविधान में लिखा हुआ है कि कानून बनाने का काम केवल जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही कर सकते हैं।
चाहे कोई विश्वविद्यालय अपने पेट से पैदा करता हो, कानून अपने पेट से पैदा करता हो, उसको अधिकार नहीं है कि वो कानून का फॉर्मेशन, कानून को बनाए। कानून बनाने की संस्था केवल जनता के द्वारा चुने हाउस, चाहे स्टेट असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वही लोग कर दें। लेकिन इनके 5 लोग गए सिविल सोसाइटी के, वो किसी के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए कोई नहीं थे उसमें। तो साथ ये हुआ, हम लोगों ने उसके 13 तारीख को जंतर मंतर के ऊपर उधर अपना धरना प्रदर्शन किया और अपने जो उसमें हमारा संघर्ष करने वाला जो मूवमेंट था उसके माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। तो उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा संज्ञान नहीं लिया। इनकी पहली सीटिंग जो 5-5 चुने गए थे, ये लोग बैठ करके मंत्रणा करेंगे, इसको कानून बनाएंगे, लोकपाल या जन लोकपाल क्या एक्शन होना चाहिए। वो 2 मई को था उसी साल। तो अभी हम इसको 13 अप्रैल को उधर किए और फिर 2 मई को जिनकी पहली सीटिंग हो रही थी, उसी दिन 2 मई को हमने बाम से उस समय हम काम करते थे उसमें कंटिन्यूसली 40-40 साल से 38 साल से काम करते थे। उधर हमने उसके माध्यम से धरना प्रदर्शन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एड्रेस किया उधर। तो लोगों को पता लगा और हमारी लीडरशिप ने एक किताब भी इसी दौरान लिखा। वो 23 पेज की किताब, उसमें लिखा कि ये लोकपाल या जन लोकपाल कुछ नहीं, भारतीय संविधान को मिटाने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। ये भ्रष्टाचार की आड़ में संविधान को मिटाने का षड्यंत्र है। एक किताब लिखा, उसमें डिटेल क्या क्या नुकसान हो सकता है। 1950 के बाद से आज तक बहुजन समाज के लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी नैतिकता से जो कुछ भी हासिल किया है उसको रातों रात छीनने का एक षड्यंत्र। अगर उस ड्राफ्ट को आप पढ़ें, उसको हमने पढ़ा, उसको पर किताब तैयार किया, लोगों को दिया और उसी दौरान साथियों हमने करीब 160 जो जनता के चुने हुए सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं और सांसद चुपचाप बैठे हुए अपने घरों में, वो उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरी पार्लियामेंट को वो चोर बता रहा है। डरे हुए थे, उनको डर था अगर हमने पहले बोल दिया तो लोग कहेंगे सबसे बड़ा चोर यही है, इसलिए इसको दर्द हो रहा है। लोग उस आरोप से बचने के लिए, जनता के अधिकारों को खत्म करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब हमने उसको 2 मई को उधर धरना प्रदर्शन करके भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और वो बुकलेट तैयार किया, उस बुकलेट में सारा कुछ लिखा। 160 सांसदों सामने मुलाकात किया, डोर टू डोर जाकर के, जो बहुजन समाज के थे, SC, BC, ST और OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, उनसे जब हमने संपर्क किया, उनको किताब दिया, उनसे चर्चा किया। बल्कि एक सांसद राज्यसभा का जो पटना से था, वो जब उसके घर में गए तो वो बंदा उस दिन दांत उखड़वाया था, बोल नहीं पा रहा था, डॉक्टर रूई उसके मुंह में डाला था। तो फिर वो बंदा कहा, उसका अर्दली कहा कि साहब की तबीयत खराब है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हमने कहा क्या हुआ है? कहने का दांत उखड़वा दिए हैं, रूई डाल रखा है मुंह में, वो बोल नहीं सकते। तो हमने कहा भाई वो सुन तो सकते हैं, कान तो ठीक है? उनका हाँ कान तो ठीक है। हमने कहा बता दो, हम लोग आए हुए हैं, 4-5 लोग हम थे वहां। वो जहां लेटे हुए थे वो कहने को ठीक है यहीं बुला लाओ। जब हम गए वहां उनसे मिलने के लिए, वहां बैठाया, उन्होंने बात किया, उनको आधा घंटा 45 मिनट करीब पूरा लोकपाल जन लोकपाल के ऊपर चर्चा किया। तो काफी चिंतित हुआ और उठ करके एक आधा पेज पन्ना फाड़ा। उसने कहा कि हम आपकी बात से बहुत प्रभावित हैं और हम इसको अध्ययन करेंगे। 15 मिनट और जब उसको संबोधित किया तो फिर उठा, आधा पेज जो छोड़ा था उस पर लिखा, हम आपकी बात से बहुत सहमत हैं और जहां तक कोशिश है हम इसको पास नहीं होने देंगे, ऐसा हमको आश्वासन दिया। उसको हम सम्मान देते हैं ऐसे सांसद को। और जब हम वहां से चलने लगे, जो सफेद चादर ओढ़ करके लेटा था, वो सांसद इतना मोटिवेट हुए कि वो उठ करके हमको अपने गेट तक छोड़ने के लिए आए और उन्होंने हमको प्रॉमिस किया कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पास न होने पाए। और वो जब बिल पार्लियामेंट में गया तो साथियों वही हमारा सम्मानित सांसद उसको राज्यसभा में उसको फाड़ करके फेंक दिया
और वो पार्लियामेंट उसी दिन साइन डाई हो गई, वो बिल रुक गया। तो फिर वो उनका नाम माननीय राजनीति प्रसाद है, वो फिर अभी पार्लियामेंट में नहीं है, तो वो वकील है उधर पटना में, तो फिर वो इसको फाड़ कर दो। तो हमने 11, 12, 13 3 साल इसको पोस्टपोन रखा, लेकिन चूंकि आरएसएस या ब्राह्मण वर्ग उनके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाता है, तो वो लोग अपना एजेंडा छोड़ते तो नहीं लेकिन पीछे छुपा लेते हैं। अगर आप ऑफेंसिव हो जाते हैं तो डिफेंसिव हो जाते हैं, लेकिन एजेंडा अपना छोड़ते नहीं हैं। तो 2011 में जब ऑफेंसिव हो गए, 160 सांसद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैचू लगी पार्लियामेंट के अंदर, वहां जमीन पर बैठ करके बाबा साहब की स्टैचू के सामने उन्होंने विरोध किया कि अगर लोकपाल या जल लोकपाल पास होता है तो फिर हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो सरकार जो है काफी दबाव में आई और वो 2013 तक रुकी रही। 2013 में फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष थे उनको फिर उन्होंने कहा, ताकत आई, उन्होंने संपर्क किया अपने संगठन के लोगों से, आरएसएस के लोगों से। तो उन्होंने कहा इन सारे पार्टी अध्यक्षों को कि भाई अभी हम वो बिल फिर लाने वाले हैं 2013 में, अगर आपका कोई भी सदस्य उसका विरोध करता है तो फिर हम उसके सारे काले कारनामे हमारे पास में हैं, उसको हम बाहर नहीं रहने देंगे, हम उसको जेल में डालेंगे। लालू प्रसाद यादव शायद नहीं माने, इसलिए वो जेल में डाल दिए गए और बहुत सारे नेता सब सरेंडर कर दिए। और साथियों, आपको अफसोस होगा, आपको बहुत निराशा होगी, हमको भी हुई कि पार्लियामेंट में संविधान खत्म करने का उनका विधेयक 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से निर्विरोध पास हो गया। इसे बड़ी शर्मिंदगी की बात आज तक भारत के इतिहास में कभी हुई नहीं। तो फिर साथियों, जो हम 10-11 प्रांतों में हम काम कर रहे थे संविधान समीक्षा का विरोध करते हुए, और बावजूद जो संविधान की रक्षा के लिए, तो साथियों वहां से फोन आने लगे फील्ड से कि भाई अभी तो आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, अभी तो ये विषय पार्लियामेंट का हो गया और पार्लियामेंट में बिना पॉलिटिकल पार्टी के आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, और आपके पास कोई विश्वसनीय पॉलिटिकल पार्टी रह नहीं गई, सदस्य भी नहीं रह गया, कोई पार्टी तो छोड़ो एक सदस्य भी विश्वसनीय नहीं रह गया, क्योंकि सांसद बहुत पड़े हुए हैं बहुजन समाज के, 131 तो रजिस्टर्ड हैं जो कोटे से जाते हैं, SC/ST के कोटे से, उन्होंने भी विरोध नहीं किया। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत सारे लोग OBC के, शेड्यूल कास्ट के दूसरी जगह से भी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई नहीं बोला, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के आका के कंट्रोल में काम करते हैं, इसलिए उनको इंस्ट्रक्शन हुई कभी विरोध नहीं करना है, कोई नहीं बोला। तो साथियों, सबका फोन आने लगा कि भाई अभी तो पार्लियामेंट का विषय हो गया है और आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके विश्वास की नहीं है, बहुजन समाज के विश्वास की नहीं है, अभी आप इसको कैसे करोगे? अब तो एक कानून बन गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, अभी संविधान जो मिटाने का षड्यंत्र रच रहे थे उनका पहला कदम अभी सफल हो गया है, अभी आप इसको आगे कैसे रोकोगे? तो फिर हमने इमीडिएटली 9-10 जनवरी 2014 को, ये दिसंबर में पास हुआ, 9-10 जनवरी को हमने दिल्ली में मीटिंग कॉल किया सभी साथियों का, उधर सभी इकट्ठा हुए। 2 दिन तक हमने 9 और 10 जनवरी के 2 दिन रातों दिन बैठ करके दिल्ली में हमने उसको प्रचिंतन किया, और साथियों ने हमको सजेस्ट किया कि भाई पार्टी बनाना हमारा शौक नहीं है, लेकिन समाज की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए पार्टी आवश्यक है, तो उससे हमको विरत नहीं रहना चाहिए, उससे हमको सेपरेट नहीं रहना चाहिए, उसका हमें कोई विश्वसनीय पार्टी नहीं, धोखेबाज है, तो हमको विश्वसनीय पार्टी का निर्माण करना चाहिए। और आरएसएस के लोग इस देश में मनुस्मृति लाना चाहते हैं, मनुबस विधान लाना चाहते हैं, लेकिन हम फुल एम्बेडेड विचारधारा का जो भारतीय संविधान है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं।
तो फिर उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम भारत राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने नाम सजेस्ट किया और नाम सजेस्ट करने के साथ साथ उन्होंने पार्टी का नाम बताया कि भारत राष्ट्र इसका नाम होगा डेमोक्रेटिक पार्टी। उसमें प्लस किया, पूरा नाम रखा ये पार्टी भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी। तो साथियों, ये बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन हम आपके नॉलेज में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं जाएगी तो इसके पैदा होने के जो बैकग्राउंड है उसकी गंभीरता को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा प्रयास पूरी तरीके से नहीं होगा साथियों। तो फिर उधर उस दिन हमने इसको जब यहाँ आपके होशियारपुर से ही हमने 23 फरवरी को इसको लॉन्च किया, इसलिए आपके पंजाब के बहादुरों की धरती से हमने लॉन्च किया। और वो बेशक वो पंजाब को कमजोर करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र इधर भेजते हैं, कभी आरएसएस के माध्यम से, कभी बीजेपी के माध्यम से, कभी आम आदमी पार्टी के माध्यम से। क्योंकि ये भी साथियों, आम आदमी पार्टी भी बहुत ही ऐसी मत समझिएगा, इसका जो लीडर है वो आरएसएस से भी एक कदम आगे चल करके काम कर रहा है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही दोस्त है ये दोस्त नहीं, एक नंबर 1 का ये बहुजन समाज का और भारतीय संविधान का दुश्मन है। ये जब 13 दिन मुख्यमंत्री रहा दिल्ली में इसका लीडर, तो उस लीडर ने अपने हाउस में मुख्यमंत्री की हैसियत से उसने उधर एक दस्तावेज लहराया असेंबली में, कहने लगा हमको ये नहीं चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। एक दस्तावेज लिखा, 13 दिन सरकार इसकी थी, वो गिर गई, तब किताब नहीं बन पाई थी। उसने ये किताब स्वराज नाम की किताब उसके बाद लिखा और ये छपवाया और पूरे मार्केट में सेल हो रही है। ये हमारे पास में रखी हुई किताब स्वराज। तो स्वराज क्या है? स्वराज में उसने बताया कि हमको ये स्वराज हमारा स्वराज नहीं है, हमको 1860 के पहले का स्वराज चाहिए। तो 1860 के पहले का स्वराज कैसा था वो चाहता है। 1860 के पहले था साथियों कि किसी भी गांव का जो मुखिया होता था वो यह पहली चॉइस होती थी कि उस गांव का मुखिया ब्राह्मण होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है। और अगर ब्राह्मण नहीं है तो उस गांव का मुखिया क्षत्रिय होना चाहिए। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों नहीं है तो फिर वैश्य होना चाहिए और वो मुखिया होगा। और भारत में कोई ऐसा गांव नहीं है जो ये बताए कि हमारे गांव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं है, ऐसा कोई गांव बना ही नहीं है। इसलिए जमीन का मालिक है यही तीनों में से कोई होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वही मुखिया होगा। और 1860 के पहले साथियों इस देश में हर गांव में एक असेंबली होती थी। गांव में जो पंचायत होती थी वो असेंबली होती थी। हर गांव में एक विधेयक लाया जाता था और उस विधेयक को पास करके भेजा जाता था सेंट्रल असेंबली, जो आज पार्लियामेंट है। 1860 के पहले सेंट्रल असेंबली के नाम से जाना जाता था। तो विधेयक पास होता था, तो उस विधेयक में क्या पास करते थे? किसी भी गांव से पास होकर के जाता था, भारत के हर गांव से, तो वहां पर ठोक लग जाता था। तो वहां सेंट्रल असेंबली में उसको रैंडमली वो पर्ची एक निकाल लेते थे, उसमें जो लिखा रहता था, हर पर्ची में लिखा रहता था ब्राह्मण सर्वोपरि है, क्षत्रिय उसके नीचे है, वैश्य उसके नीचे है, बाकी सब ये शूद्र जो हैं, जो 85% से ज्यादा हैं, वो सब हमारे गुलाम हैं, वो लिखा होता था। ऐसी व्यवस्था वहां रैंडमली उसको एक पर्चा खींच लेते थे, वही सेंट्रल असेंबली में डिबेट में लाया जाता था और सेंट्रल असेंबली से पास करके गांव में भेज दिया जाता था कि अभी ये भारत सरकार का फरमान है, इसके आधार पर शासन सत्ता इस देश में चलेगी। तो साथियों 1830 में इस देश में एक ऑफिशिएटिंग वाइसराय आया। उस वाइसराय रिसर्च स्कॉलर था, उसने इसके ऊपर चिंतन किया। उसने कहा कि भारत में
बड़े आले से आले राजा महाराजा आए, उनका राज रहा, और बहुत नकारा भी यहाँ पर राजा आए। लेकिन जो बढ़िया राजा थे वो काफी संपन्न होकर के गए, जो नकारा थे काफी विपन्न होकर के गए। लेकिन जनता के सेहत पर, जनता के चेहरे पर, जनता के रहन सहन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उसने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों होता है। अगर राजा बढ़िया है तो प्रजा को भी बढ़िया होना चाहिए, अगर राजा संपन्न है तो प्रजा को भी संपन्न होना चाहिए। तो उसने लॉर्ड मेटकाफ ने, जो अफिशिएटिंग वाइसराय था, उस लॉर्ड मेटकाफ ने कहा कि भाई ये जो सिस्टम है यही गलत इंट्रोड्यूस हो रहा है। ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा दूरदर्शी लोग, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा नैतिक लोग सेंट्रल असेंबली में बैठते हैं, तो उनकी तरफ से विधेयक पास होकर के इन ग्राम पंचायतों में आना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो रही है। अभी ये ग्राम सभाओं से विधेयक पास होकर के सेंट्रल असेंबली में नहीं जाएगा, सेंट्रल असेंबली से पास होकर के विधेयक हर ग्राम पंचायत में जाएगा। जो आदेश निर्देश बड़े हाउस से जाएगा वो छोटे हाउसों का पालन होगा। तो फिर उस ऑफिशिएटिंग वाइसराय ने कहा कि अभी वो पास होकर के जाएगा, इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1860 में कलेक्टर राज आया, जो आज IAS होता है, उस समय ICS होता था। वो कलेक्टर राज 1860 में आया कि कलेक्टर इसकी जांच करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा कि जो सेंट्रल असेंबली से कानून बन करके आया है वो ग्राम पंचायतों में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर वो 1860 के पहले इस देश में जमीन जायदाद का मालिक, बाग बगीचे का मालिक, धन का मालिक, शिक्षा का मालिक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य हुआ करते थे। बहुजन समाज के लोग, चाहे OBC के लोग हों, चाहे SC ST के लोग हों, वो कभी इसका मालिकाना हक नहीं मिला था। ये लैंडलेस थे, भूमिहीन थे, इसलिए ये जूठन खाने के लिए मजबूर हुआ करते थे, क्योंकि अनाज आपके घर में नहीं है तो उनके यहाँ जो जूठन बचेगा वो सड़क पर फेंक दे या कुत्तों के बीच में फेंक दे, हमको वही खाना पड़ता था। तभी ये अरविंद केजरीवाल RSS का हार्डकोर एक्टिविस्ट है, उसने कहा अभी हमको वो 1860 के पहले वाला स्वराज चाहिए जिसमें कुत्तों से बदतर जिंदगी इनकी थी। अभी ये लैंडलेस हो, अभी ये हमारे OBC के लोगों में, SC ST के लोगों में अभी इस बात की जानकारी नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया, आते भी हैं, उनसे सवाल भी पूछता हूँ, जानकारी का अभाव है। तो साथियों ये कह रहा है कि अभी ये लैंडलेस फिर होने चाहिए, जमीन नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, तो फिर ये गुलाम बनेंगे और वो फिर उनके आदेश निर्देश के ऊपर इनका जीवन चलेगा। तो अभी वो चाहते हैं। और दूसरा RSS क्या कह रही है? RSS कह रही है कि अभी मनुस्मृति आनी चाहिए। मनुस्मृति कहती है कि पढ़ने पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मण को, जितने भी मिलिट्री पुलिस की जिम्मेदारी क्षत्रिय की है, व्यापार करने की जिम्मेदारी वैश्य की है। अभी जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो ये जो वर्तमान संविधान है स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, तो फिर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो फिर ये नीचे के जो लोग हैं, जो 85% से ज्यादा 90% के करीब हैं, उनके पास घर रखने का कोई अधिकार नहीं होगा, पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं होगा, मिलिट्री फौज में जाने का अधिकार नहीं होगा और कोई व्यापार करने का अधिकार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल इसको कह रहा है, RSS मनुस्मृति ला करके इनके अधिकार को छीनना चाहती है। हम इतने बड़े संकट से गुजर रहे हैं साथियों, इसलिए जरूरत पड़ी कि भारत डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन करना पड़े। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर इशू है साथियों, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं हमारे साथी। तो जब उधर 9-10 जनवरी को उधर गठन हुआ तो फिर उधर ये पार्टी का निर्माण हुआ। इसकी जिम्मेदारी हमारे बीच में 1978 से काम कर रहे हमारे साथी, बहुत सारे साथी, उनके कार्य दक्षता को देखते हुए सभी साथियों ने एक आवाज में इनोनिमसली
हमारे बीच में जो आज के हमारे सभापति हैं, बीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ईश्वर चंद्र को चुना कि अभी ये इसको का नेतृत्व करेंगे, इनकी देखरेख में ये मूवमेंट चलेगा साथियों। उनके बहुत सारे सहयोगी पूरे देश में काम कर रहे हैं साथियों। हम पंजाब में भी ये प्रोग्राम, आज हमारा पहला स्थापना दिवस पहला जब हमने किया था तो वो 23 फरवरी 2014 को किया था। जैसे हमने उधर इसको लॉन्च किया उसके 6-7 दिन के बाद में 1 मार्च को भारत सरकार ने लोकसभा का चुनाव घोषित कर दिया। हम अपने लोगों को बता भी नहीं पाए थे कि हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया है। तभी इलेक्शन घोषित हो गया। जो साथी स्वतः तैयार थे, एक उत्तर प्रदेश से, एक उत्तराखंड से, 2 पंजाब से, 1 महाराष्ट्र से, हमने उनको इलेक्शन लड़ाया और उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी नई पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी उन सबसे एक्सीलेंट रही। लेकिन उनको इससे कान खड़ा हो गया और वो इसके विरोध में वो जो भ्रष्टाचारी लोग थे वो लामबंद होने लगे। लामबंद ईमानदार लोगों को पहले होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचारी अपना खोने के डर से वो लामबंद होने लगे कि कहीं अगर ये लोग इतने कड़ियल लोग हैं, ये कट्टर लोग हैं, अगर ये आ गए हमारे से आगे तो हमारी दलाली, हमारी चोरी, हमारी बदकारी, हमारे समाज के जो हम खरीद फरोख्त का पैसा करते हैं इसके ऊपर अंकुश लगा देंगे। वो लोग साथियों उधर लामबंद होने लगे और आरएसएस के लोग उनको अपने नीचे, अपने कंट्रोल में रखने लगे साथियों। हम ये काम करते हुए हम निरंतर इसमें काम कर रहे हैं और इस बार हम काफी जोर शोर से पूरे देश में हमारे साथी काम कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में बहुत सारे कार्यक्रम इधर 5 प्रांतों में स्टेट असेंबली का चुनाव होने वाला है आने वाले 2027 में। अभी उसके लिए हमको तैयारी करना है, क्योंकि अभी अगर हम उनको सत्ता से बाहर नहीं करेंगे तो उनके पास में मिलिट्री है, पुलिस है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सारा का दुरुपयोग करके हमारे सही लोगों को गलत और उनको दंडित करने का षड्यंत्र करेंगे। इसलिए साथियों वो 7-8% लोग अभी ये सत्ता का दुरुपयोग करते हुए हमारे 90% लोगों को माइनॉरिटी की तरह दिखाते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, और वो वास्तव में मुट्ठी भर लोग अपने को मेजॉरिटी में दिखाते हैं। हमारे लोग भी कहते हैं अरे भाई वो बड़े बुद्धिमान लोग हैं। बेईमान को बुद्धिमान कहना यही हमारी हार का पहला कदम है कि हम बेईमान को ईमानदार कहने लगे, षड्यंत्रकारी को ताकतवर कहने लगे। इसी से उसकी जीत बनने लगती है साथियों। इसलिए हमारे शब्दों में बदलाव होना चाहिए कि हमारा किस तरीके से बड़ा विकास हो सकता है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महामना फुले ने बहुत हमको मार्गदर्शन दिया है। दुनिया में कोई भी इतना समाज शास्त्री अपने समाज का मार्गदर्शन करने के लिए इतना नहीं कुछ लिखा है जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज के मार्गदर्शन के लिए साहित्य सृजन किया है साथियों। तो आज साथियों इसलिए हम ये पहला स्थापना दिवस जहां से हमने इसको लॉन्च किया था उसी पंजाब के होशियारपुर से हम इसका पहला स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसलिए साथियों हम आपको साधुवाद देते हैं कि जिस कमिटमेंट के साथ में, क्योंकि साथियों हमारा कमिटमेंट विद सॉयल एंड कंप्लीट विद टॉयल, परिश्रम के साथ में उसको पूरा करना है। कमिटमेंट धरती के साथ हमको करना है, अपने आवाम के साथ में करना है। तो साथियों जो हमारा कामयाबी का सफर है, कामयाबी के सफर में धूप का बहुत महत्व होता है साथियों। क्या महत्व होता है? जो तकलीफें होती है धूप में, अगर आप रास्ता चल रहे हो, कोई छाया नहीं मिलती है, तो क्या आप वहां खड़े हो सकते हो? आप खड़े नहीं होगे, आप इंतजार करोगे कि छाया तो वहां मिलेगी जहां हमारी मंजिल पूरी होती है। इसलिए धूप का बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे हमारे सामने बहुत परेशानियां हैं, सामाजिक भी, आर्थिक भी और हमारी व्यक्तिगत भी समस्याएं बहुत हैं। तो फिर हमें इसलिए मोटिवेट होना चाहिए कि अभी हमारे
ऊपर कोई कल्याण का छाया नहीं है। इसलिए छाया मंजिल जहां पूरी होती है उधर है, इसलिए हमको तेजी से वहां चलना चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में हम तो ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्धिजीवी का मापदंड दिया है वो बुद्धिजीवी का मापदंड यही है। साथियों, वो डिटेल में है, समय ज्यादा लगेगा। हमारे बीच में बहुत मेधावी, बहुत अनुभवशाली विद्वान इधर हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनको भी सुनना है। तो साथियों, अभी उनसे क्या बुद्धिजीवी किसको कहते हैं, उनका क्या भूमिका है, समाज को खतरे के टाइम में तत्काल ऐसा जानकारी दें, जैसा भी 2014 में दिया है इन्होंने कि आरएसएस का षड्यंत्र है। अगर ये सो गए होते, पास होकर के कानून बन गया होता, वो लागू हो गया होता, और आज यहाँ हम बैठे हुए नजर नहीं आते। साथियों, इसलिए ये बुद्धिजीवी लोगों का भूमिका है, तो हमें उनके साथ में, उनके मार्गदर्शन में काम करना चाहिए। तो ये सभी साथियों का, बहुजन समाज के लोगों का जो नुकसान महसूस कर रहे हैं, जो नहीं महसूस कर रहे हैं, उनको इसका एहसास कराना है। उनका भी सहयोग, बिना उनके सहयोग के हम विजय नहीं हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, उनको एहसास कराना है, अपने साथ लाना है। और बहुजन समाज के अंदर SC ST OBC दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोगों के बीच में जा करके अभी उनको एहसास कराना है कि हमारा आपस में भाईचारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1947 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 अप्रैल 1947 को ये कहा था। जब वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के निमंत्रण पर गए थे तो उन्होंने बोला उधर कि भाई अभी आपको इनके साथ में मिलके काम करना चाहिए। अभी जब उधर माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान भाइयों ने, OBC के भाइयों ने, और खासतौर से सूर्यदयाल सिंह चौरसिया, जो 1928 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिला करके साइमन कमीशन के सामने लाहौर में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत हौसला अफजाई हुआ कि कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इतनी बड़ी जमात का प्रतिनिधित्व करने के लिए आया है। बाबा साहब ने वेलकम किया सूर्यदयाल सिंह चौरसिया का। वो भी 1948 में, 28 की बात है, 48 में बाबा साहब जब वहां गए तो वो उधर बेगम हजरत महल पार्क में मंच लगा, तो उधर नीचे लोगों ने बाबा साहब से सवाल किया कि अभी आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से यहाँ आए हो, अभी हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी हमारा अगर शेड्यूल कास्ट के साथ मिल करके हम काम करें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग मिल करके काम करें तो क्या फायदा होने वाला है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बताते हुए जो भाईचारा हम पैदा करना चाहते हैं फुले अम्बेडकरी विचारधारा के माध्यम से, बाबा साहब ने 25 अप्रैल 1948 को बेगम हजरत महल पार्क में कहा कि अभी मंच के नीचे हमारे माइनॉरिटी के भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, OBC के भाइयों ने सवाल किया कि हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ मिलकर काम करें तो क्या फायदा होने वाला है। हम आपको फायदा बताना चाहते हैं, जिस दिन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग एक हो जाएंगे, उस मंच के ऊपर स्वतंत्र उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत भी बैठा था। उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन आप एक हो जाएंगे उस दिन गोविंद बल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ऐसा बोला, और इस बात को सुन करके गोविंद बल्लभ पंत अपनी तौहीन महसूस किया, उठ करके बिना किसी को बताए हुए दिल्ली चला गया, और दिल्ली जा करके जवाहरलाल नेहरू को अपने शिकायत किया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लखनऊ में सार्वजनिक के स्थान पर मुझे ऐसा कह करके अपमानित किया, आप कोई इसके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो हम कांग्रेस छोड़ देंगे। जवाहरलाल नेहरू ने समझाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तीसरे दिन दिल्ली पहुंचे तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया कि डॉक्टर साहब, आप जैसे विद्वान के मुंह से बात शोभा नहीं देती, आपने ऐसा कहा उधर, इससे पंडित गोविंद बल्लभ पंत काफी आहत थे और वो ऐसा ऐसा अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यस, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर प्रथम श्रेणी के नैतिक पुरुष थे, उन्होंने बहाने नहीं खोचे, दाएं बाएं नहीं देखा, उन्होंने कहा यस आई सेड लाइक दैट, मैंने से बोला।
लेकिन हमारा बोलने का आशय गोविंद वल्लभ पंत का अपमान करना नहीं था, अपने दबे कुचले लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए हमने ऐसा बोला। हमने सिमिली का प्रयोग किया। जो लोग 11वीं स्टेज पढ़े होंगे उनको मालूम होगा, बाबा साहब ने कहा हमने सिमिली का प्रयोग किया, मेटाफर का नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू समझ गए कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहना चाहते हैं, तो उनका नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने उनको समझा दिया, वो आराम से सेटिस्फाई होकर के चले गए। तो साथियों, आज जब हम अपने बहुजन समाज के जातियों में जो 6000 जातियों में बटा हुआ है, जब उनके बीच में हम भाईचारा बनाने के लिए निकलते हैं, तो आरएसएस और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग चिंतित हो जाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर एक मनीषी था और जो कहा है वो सूनर और लेटर घटित जरूर होगा। इसलिए इनकी एकता को खंडित करने के लिए, उनकी एकता को खंडित करने के लिए अभी हमको इनकी एकता को तोड़ना चाहिए, चाहे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए। इसलिए साथियों, हमें उनको जो 6000 जातियों बटा हुआ समाज है उनको अंडरस्टैंडिंग पैदा है, उनमें भाईचारा पैदा करना है। जिस दिन वो भाईचारा पैदा हो जाएगा वो दिन वास्तव में वो आपके जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। ये ताकत है हमारी सामाजिक एकता में। तो इसी उम्मीद के साथ में अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुख्य अतिथि हैं, बहुत योगदान है इनका, आपको राय देंगे क्या काम हो रहा है, क्या चाहते हैं, अभी उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप फिर कभी जा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो उम्मीदें वो पूरा करेंगे। जो बीडीपी ने कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।